नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास और घत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। परिचय की बात करते हैं तो भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि भारत की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सभी बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस समय भारत की अधीनता के शीर्षक शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की व्यवस्था से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजार में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। अब बंगाल की सूती उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि ध्येय मतलब उद्देश्य। तो उनका उद्देश्य क्या था कि वो भारत से अपना कच्चा माल लेके और वहाँ मैन्युफैक्चर करके और भारत में ही बेच देते थे। अपने मूल देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड का कच्चा माल की पूर्ति करने और यहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आंकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आंकलनकर्ताओं में दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज
और डॉक्टर वी राव और आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो कि गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित हानि और गिरावट यानी कि ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन की वृद्धि हुई हो, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूव्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा रहा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसान के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। यानी मुनाफा तो सभी चाह रहे थे, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर सुधारने का कार्य कोई नहीं कर रहा था। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के रोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों के नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को निम्न रखने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं आ रहा था। तो उसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जो कि उर्वरकों का कम प्रयोग भी था उनमें से एक। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के परिणाम भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसान को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न तो संसाधन थे और न ही तकनीक और न कोई प्रेरणा। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने देगी। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। तो उनके दो दोहरे उद्देश्य था। एक तो क्या था कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहती थी, और दूसरा वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। नंबर एक तो क्या था कि वो भारत से कच्चा माल ले जाए और अपने देश में मैन्युफैक्चर करके और इंडिया में बेच दें, ताकि उनको दोहरा लाभ हो। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश यानी ब्रिटेन के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत कम थी। कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह तो लगी, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने के लिए ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय जो उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी, वे ये देश के पश्चिम क्षेत्र यानी कि आज के महाराष्ट्र और गुजरात ही में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कब हुई? 1907 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट और कागज के कुछ खाने भी स्थापित हुई, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योग का प्राय अभाव ही बना। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेश व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाए रखा और भारत के आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत में व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यातक अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय, अदृश्य मंदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। स्वेज नहर देख लेते हैं तो 1869 में ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। तो ये स्वेज नहर है, देखो ये लाल सागर और अरब सागर के बीच में जो ये स्वेज नहर है, इससे क्या हुआ, रास्ता कम हो गया इंग्लैंड से यहाँ से, और नहीं तो ये अफ्रीका के इस साइड को जाते थे भारत में, तो ये सफ़र बहुत कम हो गया। इसके कारण उनको और मजबूती मिली भारत को गुलाम बनाने में। तो जनसंख्या परिस्थिति, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे यानी कि जनगणना की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे और इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की कुछ विषमताएं बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होने लगी। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनसंख्या संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है।
किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। तो ये देखने वाली बात है। और महिलाएं साक्षरता दर केवल 7% आंकी है। यानी कि ये सिर्फ कहने को थे कि भारत में ये विकास करे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ अपनी ही जो ज़रूरतें थी, जो अपने देश के लिए ही ये कर रहे थे, और अपने भारत के लिए तो ये सिर्फ गुलामी की ही निशानी थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई हो, पर उस समय 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर आज के 69 वर्ष की तुलना में 44 वर्ष थी, यानी 44 वर्ष ही थी सिर्फ जीवन प्रत्याशा। विश्व स्तर आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्यापक थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा भी बदतर हो गई। तो ये चित्र है उस टाइम का। व्यावसायिक संरचना की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 10 से 15% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र हैं, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबलों की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व उस रूप में क्या था, बढ़ रहा था। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। आधारिक संरचना की बात करते हैं तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय यानी उद्देश्य क्या था, जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय के लिए किए गए थे, यानी उनका अपना उद्देश्य था। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो आज सड़कें उन्होंने बनाई, उनका उद्देश्य क्या था, देश के भीतर उनकी सेनाओं का आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुर्भर हो गया था। अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्र और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यावसायीकरण को भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय की आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी सिद्ध हुई। उड़ीसा के तटवर्ती
ताप्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण कोस से किया गया था, परंतु वह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं का वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब निष्कर्ष क्या है, तो ये टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के विभाग के द्वारा इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र में नींव रखी गई। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्रों भी आधुनिकीकरण, विविधता, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। तो ये लेसन कंप्लीट कर लिया है हमने। थैंक यू दोस्तों।